कहाँ घूमती फिर रही हो? मेरे आसपास क्यों नहीं रहती तुम? आई थिंक यू वॉन्ट मी टू डाई ऑन यू। वो पूरे इत्मीनान लहजे में बोली। डोंट यू डेयर टू डाई ऑन मी। वो सर लहजे में गोया हुआ। तो फिर पास रखकर मेरा अचार डालना है तुमने? एकदम से अपने टोन में वापस आती वो दाढ़ी। हम यहाँ मिशन पर हैं, नकली मियाँ बीवी बनकर। इससे चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। वो भड़क उठा। भूल गए हो तो याद दिला दूं, मैं तुम्हारी नकली बीवी हूँ। इसी रवायती शोरों वाला रोब मुझ पर मत झाड़ो, वरना शक्ल का नक्शा बिगाड़ दूंगी। मन में सुकेड़ कर कहती वो आनन फानन गुम हुई। ये किस आफत को आपने मेरे साथ भेज दिया है? सर पकड़े मुरसलीन ने बेबसी से दांत कचकचाए और फिर उसके पीछे चल दिया। उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। नजर घुमाने पर अचानक नजर अहमर पर पड़ी, जो इशारा दे रहा था। ना महसूस तरीके से ब्लूटूथ निकाल कर कान में लगाए उससे अहमर की बात सुनी, और फिर इस तरह भी कैफियत में वो नताशा को ढूंढा उस हजूम की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर हद दर्जा परेशानी थी, सांस फूला हुआ था। वो हुजूम को चूरता आगे आ रहा था, मगर सामने ही नताशा को तस्वीरें बनवाता देख उसकी सांस में सांस आई थी। एक ही जिस्म में उस तक पहुंचते, एक बाजू उसकी कमर के गिर्द से घुमाकर ऐसे रखा कि उसके बाजू नताशा की पुश में फांसा कायम रह सके, और दूसरे हाथ में उसकी कलाई दबोचे गिरफ्त मसूद की थी। अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बीवी। अच्छे बच्चों की तरह जैसी फजूल एक्टिंग करती हो वो स्टार्ट करो। उससे कुछ कहने से पहले ही मुरसलीन उसके चेहरे की नज़दीक होते कान में सरगोशी करता यूं मुस्कुराया था। देखने वाले उस खूबसूरत जोड़े की नसें उतारने पर मजबूर हुए थे। दूसरी तरफ नताशा का चेहरा धुआं धुआं हुआ था, मगर कुछ भी कहे बगैर वो सबसे मुस्कुराती सर हाँ में हिला गई। कुछ तस्वीरें बनाकर वो इजाज़तनामा लिए वापस से उस घर में आ गए थे, जहाँ अंदर आते ही मुरसलीन ने उसकी कलाई पर गिरफ्त ढीली छोड़ी। वहीं अपना बाजू आज़ाद करवाती नताशा गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ी। खबरदार मुरसलीन रमीज शाह, अगर आज के बाद तुमने मुझसे यूं चिपकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। बहुत शौक था मेरे साथ मिशन पर आने का, अब भुगतो। चारपाई पर लेटते उससे कंधे उचकाए। मैं मिशन पर आना चाहती थी तुम्हारे साथ, ये नहीं कहा कि तुम बेगैरती पर उतर आओ। उसके अल्फाज मुरसलीन को चाबुक जैसे लगे थे, चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ गया। बेगैरती तब होती जब मैं तुम्हें छूता या तुम्हें छूने के बहाने ढूंढता, और ऐसा तब होता जब तुम मेरे लिए कोई मायने रखती, नताशा रजा। तो इसलिए जो गन तुम्हारे दिमाग में भरा है मुझे लेकर, उसे निकाल दो तो बेहतर है, वरना इस मिशन को यहीं बीच में छोड़कर जा सकती हो। एक झटके से उसकी मुड़ी कलाई आजाद करते वो लंबे लंबे टांग भर था घर से बाहर निकल गया। नताशा की कान साए साए कर रहे थे। और तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके अल्फाज किसी नुकीले तीर की तरह उसे चुभ रहे थे। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। उठते साथ ही नाताशा ने घर का जायजा लिया। मुरसलीन वहां नहीं था, मतलब वो रात से घर वापस नहीं आया था। नताशा को फिक्र ने आन घेरा। जल्दी से दुपट्टा सेट किए वो घर से बाहर निकली, मगर उसके कदम बाहर से आती आवाज वाली रुक गए। आर्यन सर ने कहा नताशा मैडम पर आज भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनको आप लोगों पर शक हो गया है, इसलिए वो बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। मैं ये मिशन अधूरा छोड़कर हरगिज नहीं आऊँगा हेमर। और बड़े पापा से कह देना, जब तक मुरसलीन उसके साथ है उस पर आँच क्या, किसी का बुरा साया भी नहीं पड़ने देगा। अटल लहजे में कहते उससे हेमर को जाने का इशारा दिया और उठ पलटा वापस से घर की तरफ चला गया। जहाँ नताशा को खड़े देख वो बिना कोई तासुर दिए वॉशरूम में बंद हो गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो नताशा उसके लिए नाश्ता बना चुकी थी। चाय तो बनानी आती है मुझे। उसके देखने पर नताशा ने गर्दन अकड़ा कर कहा। शुक्रिया, यही काफ़ी है। चाय का कप लेते हुए मुरफ्तन बोला। जल्दी तैयार हो जा, हमें पंचायत के लिए जाना है। ओके। नताशा सर हिलाती झटपट में तैयार हुई थी। तकरीबन अगले 15 मिनट में वो दोनों उस जगह पर थे जहाँ पंचायत लगने वाली थी, जहाँ आज फुरकान शाह भी आने वाला था। बड़े पापा ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखूं, इसी को उल्टी सीधी हरकत मत करना और मेरे साथ रहना। उल्टी सीधी हरकत से क्या मतलब है तुम्हारा? नताशा ने बज़ाहिर मुस्कुराते कहा। कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो, को फाइटर नहीं। इससे बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना। और तुम भी याद रखना, ज़्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। उसके जुमले पर मुरसली ने तीखी नजरों से उसे घूरा। अगले ही लम्हे उसकी कलाई दबोचे, दरमियाना फासला कायम रखे, उसे अपने करीब तक खींचे। मुरसलीन ने उसके कान में सरगोशी की। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? उससे दिलचस्पी से पूछा। तो मैं बड़े पापा से कहकर तुमसे आज ही निकाह पढ़वा लूंगी। इत्मीनान इतना था कि मुस्कुराते मुरसलीन को खांसी लग गई। उल्टी खोपड़ी। नफ़ी में सर हिलाते मुरसलीन ने उसकी गलाई छोड़ दी। कुछ ही देर बाद वहाँ किसी शाद साईं की आमद का शोर उठा, और वो दोनों भी हजूम में खड़े उस तरफ मतवज्जा हुए, जहाँ 30-32 साल के करीब वो शख्स कॉटन के सूट में
मलबूस शान करोफर से गार्ड्स के हमरा चलता आ रहा था। अच्छा, तो इस बेगैरत को फुरकान शाह कहते हैं। नताशा के जुमले पर मुरसलीन ने पूरी गर्दन मोड़े उसे देखा। अपनी जुबान क्यों गंदी कर रही हो ऐसे शख्स की वजह से? जो शख्स ही गंदा हो तो उसके लिए ऐसे गंदे अल्फाज ही मुंह से निकलेंगे ना। उससे कंधे उचकाते कहा। वो तासुब सबसे घूर कर रह गया। मुरसलीन की नज़र फुरकान शाह पर गई, जिसकी नज़र नताशा पर टिकी थी। उसकी वाहियात नज़र नताशा पर जमे देख वो बिला एख्तियार उसके सामने दीवार बन गया। उसके सामने आते ही फुरकान शाह की नज़रों का सामना भी बदला था। उसे मुरसलीन की तरफ गर्दन अकड़ा कर देखा। मुरसलीन ने भी उसे तेज खोरी से नवाजा था। चलो यहाँ से नताशा। न जाने क्यों उसका पारा हाई हो रहा था और उसी गलाई दबोचे वहां से निकलता फुरकान शाह का बंदा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शाह साईं आपको हवेली में बुला रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। हवेली में गुस्से का अच्छा मौका था। पंचायत खत्म हुई तो वो दोनों भी हवेली पहुंच चुके थे, जहाँ फुरकान शाह उनका इंतजार कर रहा था। वो एक बड़े रकबे पर फैली इंतहाई नफासत से मेज़ीन की गई पुरानी मगर खूबसूरत हवेली थी। फुरकान शाह ने उन्हें बैठने का इशारा दिया। सलाम दुआ का सिलसिला खत्म हुआ तो वो मुद्दे पर आया। तुम दोनों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। जवाब मुरसलीन की तरफ से आया। नताशा अच्छी और घरेलू बीवियों की तरह मुंह दुपट्टे में दिए खामोश बैठी थी। नौकरी की तलाश है, अगर आप कोई मदद कर दें। बहुत सुना है आपके बारे में। मुरसलीन ने भी अपना मुद्दा रखा। वो तो मिल जाएगी। ये बताओ, तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है? नताशा पर नजरें जमाए उसे दिलचस्पी से पूछा। जी, पढ़ी लिखी है। पहले गांव में बच्चों को पढ़ाती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी एक टीचर की तलाश थी। यहाँ गांव में बच्चों की तालीम को लेकर बहुत मसले हैं। क्या तुम्हारी बीवी यहाँ बच्चों को पढ़ा देगी? जी, पढ़ा देगी। अब भी मुरसलीन बोला। क्या तुम्हारी बीवी खुद जवाब नहीं दे सकती? नहीं। मुरसलीन ने टिका कर कहा। मगर क्यों? फुरकान शाह को गुस्सा आया। क्योंकि ये मेरी बीवी है, सिर्फ मेरे सामने बोलती है। इत्मीनान काबिल दीद था। अब हमें चलना चाहिए। मेरी बीवी कल से स्कूल पहुंच जाएगी। ला हाफिज कह दे वो दोनों घर वापस आ गए। पूरे रास्ते में मुरसलीन ने उससे गलाई पकड़े रखी। मैं कोई 5 साल की बच्ची हूँ जो तुम मेरा हाथ पकड़े रहते हो? नताशा ने उससे घूरते पूछा। मैं एहतियातन तुम्हारा हाथ पकड़ के रखता हूँ। मतलब? वो कंफ्यूज हुई। तुम बच्ची नहीं हो, तुम जंगली भूखी शेरनी हो जिसका कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या कर दे। तहम्मुल से जवाब दिया गया। अभी तक तुम सही सलामत हो, यहीं से अंदाजा लगा लो मेरी शराफत और सबर का। मिशन पर ध्यान दो। तुम्हारे सबर के अंदाजे लगाने नहीं बैठा मैं यहाँ। मुरसलीन कहता आगे का प्लान उसे समझाने लगा। खड़ूस ना हो तो। नताशा भी बड़बड़ाते उसको सुनने लगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मेरे खिलाफ वर्जी क्यों की? उसका बाजू दबोचे वो मुश्किल कम आवाज से बोला। आयाम का पल में सांस सूख गया। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आर्यन को इतनी जल्दी सब पता चल जाएगा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बेटी के मुतालिक ये सब करने की कोशिश भी कैसे की? जवाब दो मुझे हयाम। वो मेरी भी बेटी है आर्यन। आयाम ने बाजू छुड़वाना चाहा। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। जो मैंने पूछा वो बताओ मुझे, बस। उसकी तेज आवाज पर हयाम ने शिकवा करना नजरों से उसे देखा। मुझसे जवाब क्यों मांग रहे हैं? क्या वो हवेली में गुजारी आखिरी रात भूल गए हैं? भूल गए उस रात? जस्ट शट अप हयाम। वो एक हादसा था। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं एक ही बात। क्यों तुम मेरी बेटी को एक खौफ के जेर से किसी कुएं में झोंक रही हो? मैं कुएं में झोंक रही हूँ? आर्यन, ईसा मेरी भी बेटी है। मैं माँ हूँ उसकी। मैं अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। उसको सदमा ही तो लगा था। लहजा भर आ गया। आर्यन कुछ कहता दरवाजा नोक हुआ। हयाम आंसू पूछे साइड पर हुई, जबकि आर्यन ने उसे घूटे दरवाजा खोला। हाँ बोलो फैसल। आर्यन ने जल्दी में पूछा। भाई वो। आर्यन को गुस्से में देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। क्या मैं लगा रखी है फैसल? जल्दी बोलो। और बहुत काम है मेरे पास। मैं जानता हूँ और कौन से काम है आपके पास। आर्यन की मजीद गुस्सा करने पर फैसल धड़ल्ले से कहता कमरे में घुस आया। आपने क्यों डांटा भाभी को? सुन तो वो पहले ही चुका था, इसीलिए तो आया था, मगर बोलने की हिम्मत अपनी भाभी को रोता देखकर खुद ही आ गई थी। हम सिर्फ बात कर रहे थे फैसल, अब जाओ यहाँ से। आर्यन ने उसे टालना चाहा। भाई, मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी फैसल शाह बूढ़ा नहीं हुआ कि आप दिन दिहाड़े उससे झूठ बोलने लगे। तो अपनी भाभी से पूछ लो, वो ही सच बताएगी। भाभी आप बताइए, भाई ने डांटा है ना आपको? हयाम ने सूसू करते हाँ में गर्दन हिला दी। जहाँ फैसल शाह के चेहरे पर चमक उभरी, वहीं आर्यन ने अपनी मासूम बीवी को घूरा। मैं अभी छोटी मामा को बता कर आता हूँ। वो भाई निकलता आर्यन ने उसकी गर्दन दबोच ली। क्या कर रहे हो भाई? बच्चे की गर्दन तोड़ोगे क्या?
वो चीख ही पड़ा। खबरदार फैसल, अगर तुमने मामा को कुछ कहा तो फिर सॉरी बोलें भाभी से। वो भी फैसल शाह था, हर मामले में अपनी टांग अड़ाना फर्ज समझता था। बड़े पापा बचाएं। अभी वहाँ एक जंग खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी जंग भी शुरू होने को तैयार थी। याया कितनी ऊंची आवाज़ पर उन तीनों ने फौरन से गर्दन घुमाई, जहाँ याया भागता हुआ कमरे में से आया और आर्यान के पीछे छुप गया। खुदा का वास्ता बड़े पापा, मुझे मेरे हिटलर पापा से बचाएं। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। आप बोलेंगे याया इंसान बन जाओ, मैं इंसान बन जाऊँगा। बस इस बार बचा लें। वो एक ही सांस से बोलता चला गया। अब क्या गुल खिलाकर आए हो तुम? आर्यान ने सर पर हाथ मारते सवाल किया। गुल नहीं, मुझे लगता है पूरा बाग खिलाकर आया है मेरा फरमाबरदार बच्चा। फैसल शाह ने दांत देने वाले अंदाज में कहा। आर्यान ने उससे घूरा। हुआ क्या है आखिर, ये तो बताओ। कयाम भी बोली। कहाँ है? इसे बाहर निकाले भाई, आज मैं इस गधे को इंसान बना के छोड़ूंगा। अय्या का सूटकेस हाथ में पकड़े हमजा गैसो गश के आलम में अंदर दाखिल हुआ। ये बैग के साथ तुम क्या कर रहे हो? और हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही हमजा। आर्यान उसके सामने ढाल बना खोया हुआ। भाई, पूछिए इस तूफान की औलाद से, क्या कारनामा सर अंजाम दिया इसने कल रात? अब क्या कारनामा सर अंजाम दिया तुमने तूफान की औलाद? फैसल ने उसी के अंदाज में सवाल किया। बड़े पापा, मैंने बस मजाक किया था, छोटा सा। वो मिनमिनाया। छोटा सा मजाक। हमजा गश खाने को था। भाई, इसके छोटे से मजाक की वजह से ज़ारा मुझे कल रात विला से बाहर निकालने वाली थी, और शायद अपनी ज़िंदगी से भी। जबड़े भींचे वो गुस्से से फंकारा। अगर आज मैंने इस तूफान की औलाद को विला से बाहर ना निकाला तो ऐन मुमकिन है मेरी बीवी मुझे उठाकर इस विला से बाहर फेंक दे, वो भी बगैर किसी गलती के। हमजा ने बेचारगी से कहा। आर्यन ने याया को खतरनाक तेवरों से घूरा, जिस पर वो थूक निकलते हयाम के पीछे जा छुपा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक मौका दे, मैं अब कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, इंसान भी बन जाऊँगा, सच्ची सच्ची। प्लीज़ पॉप्स, आप भी सिफारिश करें ना। याया ने अब उसकी मिन्नत की, क्योंकि आर्यन के तेवर साफ बता रहे थे कि अब उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा हमजा, एक लफ्ज़ नहीं कहना फैसल, ये सब तुम्हारा किया धरा है, इसको बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा तुम्हारा हाथ है। हमजा उस पर चढ़ दौड़ा। फैसल बस सीसी निकाले खामोश हुआ। उन सबको अपनी मुखालफत में देख याया ने हयाम की तरफ देखा। सारा को मालूम है आप उसके शहजादे को विला से बाहर निकाल रहे हैं? हयाम के जुमले पे अकड़ कर खड़े हमजा की सीटी गुम हुई। उसे मालूम ना हो भी हो तो क्या, इससे जो किया इसकी सज़ा तो मिलेगी, फिर भी। वो बेरब जुमले बोला। फैसल और आर्यान उसकी हालत से खत उठा रहे थे। ओके, तो मैं मामा को बुला लेता हूँ, वही तय करेंगी कौन विला से जाने का और कौन नहीं। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई कह रहे हैं। उस सारा को बुलाता हमजा गर्दन अकड़ाते बोल पड़ा। मगर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। आर्यान ने हैरत से कहा। दिल को दिल से राह होती है भाई। हमजा के जुमले पर फैसल और याया का कहका छूटा था। हंसी तो आर्यान और हयाम की भी नहीं रुक रही थी। नैना को उनकी यूनिट ज्वाइन किए 3 से 4 दिन गुजर चुके थे। उस दिन के बाद से नैना और याया का इनकाउंटर नहीं हुआ था। होता तो भी वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल इग्नोर ही करते थे। आज भी वहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा था। रोशाने और याया किसी बात पर बहस कर रहे थे, जबकि नैना उन्हें साफ इग्नोर कर रही थी। सिर्फ याया मीर की वजह से, वरना वो हर बात में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डालती थी। उनकी क्लास का टाइम हुआ तो वो दोनों उठकर चली गई। याया अरसल के पास आके बैठा। यार याया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? यार, एक लड़का था जो कहता था कि उसे बोल्ड लड़कियां पसंद है, ऐसी जो डरपोक ना हो, जिनमें कॉन्फिडेंस हो, बहादुर हो, वगैरह वगैरह। अरसल ने हाथ चलाते कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ उस लड़के को? उसे दिलचस्पी से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, मगर शायद होने वाला है। उससे बिल्कुल वैसी ही लड़की टकरी है, मगर अब वो उस लड़की को कहता है कि मुझे तुम जैसी तेज तराज लड़कियां जहर लगती हैं। अरसल मज़े से बोला। या हंसियाँ। मुझे वो जहर लगती है जब वो मेरी मुखालफत करती है, वैसे उसमें कोई खराबी नहीं है। राजा ने इंतहाई इत्मीनान से उसके सर पर धमाका किया। तो क्या वो तुझे अच्छी लगती है? अरसल ने आंखों में ढेर उम्मीद लिए पूछा, मगर जवाब उसकी सोच से कई गुना ज़्यादा शॉकिंग था। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अरसल ने गहरा सांस लिया। वो मुझे दूसरी नूरिया लगती है। अरसल को लगा उसका सांस सीने में अटक गया। तुम तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरसल हर हाल में अपनी सोच नफी कर रहा था। बहुत जल्द समझ जाओगे। वो याह्या मीर था, इतनी जल्दी अपने राज ज़ाया नहीं करता था। वो वहाँ से वॉकआउट कर गया। ये भी एक तल्ख हकीकत थी जिससे सिर्फ अरसल वाकिफ था। वो नूरिया से मोहब्बत करता था,
मगर नूरिया की ज़िंदगी जिस हादसे का शिकार हुई, उसके बाद से याया मीर इस मोहब्बत लफ्ज़ से कोसों दूर रहने लगा। नैना और नूरिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। नूरिया भी नैना की तरह बहादुर और कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर ज़िंदगी की गहरी साजिश का शिकार हुई। वो लड़की अपनी ज़िंदगी की बाजी तो हार गई, मगर अपने पीछे एक शख्स को लाश बना गई थी। वो हँसा मुस्कुराता लड़का अपने अंदर कितने दुख लिए फिरता था। उससे सिर्फ या तो उसका रब वाकिफ था या फिर अरसल, क्योंकि ये सिर्फ वही जानता था कि वो याया को कैसे कैसे जतन करने के बाद दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया था। अब वो फिर से ज़िंदगी को याया मीर के साथ खेल खेलने नहीं दे सकता था। वो उसे बचाना चाहता था इस मोहब्बत के सुनहरे जाल से, मगर कैसे? वो बेहद परेशान था। वो आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ आया और सीधा ऑफिस में चला गया। वो काफ़ी दिनों से यूनी नहीं आया था, जिसकी वजह से उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। वो कई क्लासेस मिस कर चुका था। उससे काम का काफ़ी खर्च हुआ था, जिसका उसे बहुत अफसोस था, क्योंकि पेंटिंग उसका जुनून था। उसमें वो ज़रा सी कोताही नहीं बरतता था। आधे घंटे की डांट और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो बाहर आया, जहाँ अब उसका रुख कैंटीन की तरफ था, मगर वहाँ बेंच पर बैठी वजूद को देखकर याया हैरान सा हुआ। वो चलता उसके करीब जाकर बैठ गया। मुकाबिल ने झुका सर उठाकर उसे देखा और फौरन से रुख मोड़ते आंखें पूछने लगी। याया उसकी आंखों में नमी देख चुका था, मगर कुछ भी कहे बगैर अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। नैना ने झिझकते उसका रुमाल लिया। आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने द ब्रेव गर्ल नैना इकबाल को रोते देखा है। नैना फीका सा मुस्कुरा दी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों रो रही थी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो, और कोई भी गम हमेशा के लिए नहीं रहता। मगर कुछ तकलीफें सारी उम्र के लिए रह जाती हैं। उन तकलीफ़ों के मदावे भी तो होते हैं, नहीं होते क्या? याया ने उससे देखते सवाल खड़ा। नैना हाली नजरों से उसे देख रही थी। क्या मोहब्बत और नफरत का मुदावा होता है? मोहब्बत होती क्या है? उससे सादा सा सवाल किया। तुम मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते क्या? मैं नफ़रत पर यकीन रखता हूँ। जवाब तीर की तरह तेज था। मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता नैना इकबाल। ये जो लोग मोहब्बत मोहब्बत करते हैं, जानती हो, ये खुद सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुजार देते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत थी, नहीं थी, है, नहीं है। तो बेहतर और आसान हल ये है कि इंसान ऐसी आर्जी और मुश्किल तरीन मोहब्बत की बजाय नफ़रत कर ले। मोहब्बत बदलती रहती है, कभी खुद बदलती है तो कभी इंसान बदल जाता है, मगर नफ़रत नहीं बदलती, और अज़ल से अब तक एक जैसी और एक ही इंसान से रहती है, जुनूनी, ज़हख़न और हर एहसास से हारी। मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, वो बस इतना ही कह सकी। सही कह रही हो, मोहब्बत मुश्किल नहीं होती। मोहब्बत के बाद उस शख्स को मनु मिट्टी तरह दफन कराना ये मुश्किल तरीन होता है, और जानती हो, यह अजियतनाक भी होता है। उसे सरगोशी में कहा। नैना बस उसे देख कर रह गई। उससे बहरहाल याह्या मीर जैसे शख्स से ऐसी गुफ्तगू हुई हरगिज़ तवक्का नहीं थी। मुझे हैरत हो रही है, तुम जैसा शख्स इतनी गहरी बातें भी कर सकता है। वो जरा सा हंसी। गहरे जख्म, गहरी बातें। वो भी हंसियाँ। कोई ऐसा कंधा ढूंढो जिस पर सर रखकर तुम रो तो कोई तुम्हें दुत्कारने वाला ना हो। यूं छुप छुप कर रोने से बेहतर है। अब मैं ऐसा कहाँ ढूंढूं जो मुझसे नफरत करता हो? नैना ने शरीर लहजे में कहा तो याया का बुलंद कहका फिजा में गूंजा, देख लो, शायद यहीं कहीं पास हो। मगर उससे सुना ही नहीं था। नैना इकबाल उसके मसहूर उस हंसी में खो गई थी। हाँ, शायद यही है। वो धीरे से मिनमिनाई। रात का अंधेरा हर सू फैला था। वो अकेली किचन में बैठी रात के 2:30 कॉफ़ी से लुफ्तंदोज़ हो रही थी। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो आफाफ? उमाइमा की आवाज़ पर वो पलटी। आप ही भूख लगी थी, कॉफ़ी पी रही हूँ। उसके इंतहाई मासूमियत से बताने पर उमाइमा का हाथ सर को पहुँचा। अच्छा मुझे छोड़े, आप बताएं, आप क्यों नहीं सोई अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही और प्यास भी लगी थी, इसलिए पानी लेने आई हूँ। आप कॉफ़ी पी ले, फ़ौरन नींद आ जाएगी। ब्लैक कॉफ़ी से नींद भाग जाती है आफाफ। उमाइमा ने एक बार फिर सर पकड़ा। अल्लाह अभी मुझे तो कॉफ़ी पीकर नींद आ जाती है। आफाफ ने उसके इल्म में इजाफा करना चाहा। अच्छा तुम पियो, मैं सोने जा रही हूँ। उमाइमा कहती चली गई। वो 2 दिन बाद विला वापस आया था। उसकी पहली नज़र रोशन किचन की तरफ उठी। वो जानता था अंदर कौन मौजूद होगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। वो उल्टे कदम लेता किचन की तरफ आया। आफाफ अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। अचानक भारी फूटों की आवाज़ पर उससे सिप लेकर गर्दन उठाई। वहाँ तारा मीर को मुस्कुराते देख उसकी सांस अटकी। एकदम से खांसी लगी। वो खांसी से निढाल हो रही थी।
ताहा ने फ़ौरन से आगे बढ़ते पानी का ग्लास उसके आगे बढ़ाया। ये तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसा ही रिएक्शन क्यों देती हो, जैसे कोई डरावनी चीज़ देख ली हो? उससे मुंह बसूरे कहा। अफ़ाफ को उसकी शक्ल देखकर हंसी आई थी। आप अचानक जिन की तरह नुमादार हो जाते हैं। 2 दिन से विला में नहीं थे, अब ऐसे अचानक सामने आ गए तो मेरा कसूर नहीं है, वो मासूमियत से बोली। ओहो, तो मतलब मेरी गैर मौजूदगी का नोटिस लिया जाता है? वो शरीर लहजे में बोला। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो गड़बड़ा गई। कह देती तो मुझे अच्छा लगता। 2 दिन की थकन उतर जाती तुम्हारे कुछ लफ्ज़ों से। वो फीका सा मुस्कुराया और चेयर पर बैठ गया। उसे बैठते देख अफ़ाफ ने उसे देखा। आपको अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप थक गए होंगे। चला जाऊंगा। हठधर्मी कायम थी। ओके, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। वो क्यों? उससे आपकी सारी थकन उतर जाएगी। उसकी लॉजिक पर ताहा ने उसके हाथ में पकड़े कप को देखा। तुम इस वक्त कॉफ़ी क्यों पी रही हो? उससे आईब्रो उचकाई। मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए, अफ़ाफ ने धीमे लहजे में कहा। ये तुम्हारे पास हर मसले का हल कॉफ़ी ही क्यों होता है? वो पूछे बिना नहीं रह सका। जवाबन अफ़ाफ ने अपनी छोटी सी नाक सुखेड़ी। ताहा को लगा उसे उसकी बात पसंद नहीं आई। थैंक्स फॉर कॉफ़ी। ताहा ने खून भरते कहा। मगर वो मेरी कॉफ़ी थी। अब मेरी हो गई है। जवाब हाजिर था। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया था। ताहा ने कुछ सोचते सवाल किया। किस बारे में? वो जान की अनजान बन रही थी। मुझसे निकाह के बारे में। जवाब इत्मीनान भरा था। मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, उससे डरते हुए मगर टोक अंदाज में कहा। वजह बताओ। सुकून कायम था। मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। निकाह के बाद भी कर सकती हूँ, मैं मना नहीं करूँगा। अफ़ाफ ने उसे देखा, वह हनूस उसे ही देख रहा था। "म- म- मगर मैं मैं बंद करो और बहाने बनाना भी, क्योंकि निकाह तुम्हें हर सूरत करना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे पेपर तक रुका हुआ हूँ। उसे साफ गोई से काम लेते कहा। अफ़ाफ को अच्छू लगा था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जब मैंने नहीं करना। ना करने की कोई वजह भी तो हो। अब वो गुस्से से धाड़ा तो अफ़ाफ एकदम से सहम गई। मुझे आपसे डर लगता है, आप बुरे इंसान हैं। आपने मेरे डैड का दिया गिफ्ट भी तोड़ दिया था। वो सहमी चिड़िया की तरह बोली। मैं एक निहायत अच्छा इंसान हूँ। मुझसे निकाह करके देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। अफ़ाफ ने आंखें खोल की उसे देखा, जैसे कहना चाहती हो भला मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ। मैं कल ही मामा से बात कर लूँगा। बाकी जब वो तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कहोगी। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं? जो भी समझ लो, क्योंकि कहनी सिर्फ हाँ ही है। मैं कभी नहीं कहूँगी, और आपको किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जा चुकी थी। एक बार फिर उसे रिजेक्ट करके ताहा ने लब भींचे उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। आज हफ्ता गुजर गया था। अफ़ाफ शुक्र कर रही थी उसके बाद उसका और ताहा का सामना नहीं हुआ था। उमाइमा और याया भी अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके थे। उनके पेपर्स भी ख़त्म होने के नज़दीक थे, मगर ईसा की शरारतें अभी भी वैसी ही थीं। वो 1-2 घंटे के लिए ब्रेक लेती थी और जब भी वो लाउंज या किचन में आती कुछ न कुछ गड़बड़ करके जाती थी, जिसके बाद अगर उसे डांट पड़ती तो उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक जुमला होता था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अयाम और आर्यान के बीच अभी भी सब कुछ वैसा ही था। वो दोनों बात तो करते थे, मगर आर्यान की नाराज़गी थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ताहा इतने गुस्से में था, उससे अफ़ाफ को पुकारना तक छोड़ दिया था। वो सामने होती तो वो इग्नोर करके गुजर जाता था। ईसा पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, जिसके बाद वो अपने बनाए प्लान के मुताबिक अपने डेविल को ढूंढने वाली थी। याया और नैना के दरमियान सब ठीक हो चुका था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, मगर उनकी शरारतों और लड़ाइयों के किस्से पूरी यूनी में आम थे। नैना उसे पसंद करने लगी थी, जो कि अरसर और बिलाल को खटका था, और ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे वो। आज शहज़ीन की मेहंदी थी। उसका रिश्ता बचपन में ही उसकी कज़न से तय हुआ था, जिस पर उसका पूरा ग्रुप पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाने वाला था।